भगवान जी आज बचा लेना, अगर जिंदा किनारे पहुंच गया तो जिंदगी में कभी पकौड़ों का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, तो इतना अगाध प्रेम उमड़ा है। मैं भी पुराना पापी हूँ जमाई राजा, मुझे सब समझ आ रहा है। एक कड़कड़ाहट के साथ पूरी लकड़ी टूट गई। रामपुर गांव में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और गलियां पानी से पूरी तरह लबालब भरी हुई थीं। जहां सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, वहीं गांव के दो सबसे बड़े कामचोर भाई सोमू और राजू सड़क पर एक फटी छाते के नीचे भूखे पेट अपनी किस्मत का रोना रो रहे थे। दोनों के पास न कोई काम था और न ही घर की रसोई में चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी बची थी। भैया अब तो भूख के मारे मुझसे एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा है। सुबह से पेट में चूहे उधम मचा रहे थे, लेकिन अब तो वो भी भूख से दम तोड़ चुके हैं। अगर 2 घंटे में कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरी लाश नाली में तैरती मिलेगी। घर में तो सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। अब इस तूफान में हम क्या करें? अरे राजू, तू बात बात पर इतना उतावला और निराश क्यों हो जाता है? जरा अपने इस बड़े भाई की होशियार दिमाग की बत्ती तो जलने दे। जब पेट बिल्कुल खाली होता है तो इंसान का दिमाग दुनिया में सबसे तेज काम करता है। जब तक तेरा बड़ा भाई सोमू जिंदा है, तुझे भूखा नहीं सोने देगा। भैया पूरे गांव में हमारी उधार की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बनिए ने राशन देना बंद कर दिया, हलवाई ने भगा दिया और पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए। इस गांव में कोई हमें एक सूखी रोटी भी देने वाला नहीं है। आप कौन से दिमाग की बत्ती जला रहे हैं? कहीं इंतजार में मेरा फ्यूज ही ना उड़ जाए। अरे बेवकूफ राजू, तू गांव के कंजूस पड़ोसियों पर अटकी सोच लेकर बैठा है, जबकि तेरे भाई की नजर बहुत दूर तक देख रही है। जब गांव के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और किस्मत पूरी तरह मुंह मोड़ ले, तो एक शादीशुदा इंसान को सिर्फ एक ही जगह याद आनी चाहिए, और वो है उसका अपना ससुराल। ससुराल? भैया आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है भूख के मारे? माना कि भाभी का मायका नदी के उस पार है, लेकिन क्या आपको याद नहीं कि बाहर कैसा भयंकर तूफान आया है? इस मौसम में तो कोई परिंदा भी बाहर नहीं निकलता, और आप नदी पार करने की बात कर रहे हैं। अरे राजू, जब कोई जमाई अपने ससुराल में कदम रखता है तो वहां का माहौल ही बदल जाता है। ससुर जी आवो भगत में लग जाते हैं और सासू माँ देसी घी के गरम पकौड़े, उड़द की पूड़ियाँ और केसरिया खीर बनाने लगती हैं। सोच राजू, गरम गरम पूड़ियों की वो उठती खुशबू और साथ में आलू गोभी की मसालेदार सब्जी, क्या तेरा मन नहीं ललचा रहा? भैया आपकी बातें सुनकर मेरे मुंह में तो पानी का झरना बहने लगा है। पूड़ियाँ, पकौड़े और खीर, सच में अगर इस मौसम में गरम पकौड़े मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। लेकिन भाभी जी तो 1 महीने से मायके में हैं। इस फटे हाल स्थिति में पहुंचे तो ससुर जी क्या सोचेंगे? ससुर जी तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि उनका जमाई इस तूफान में भी अपनी पत्नी की चिंता करते हुए उनसे मिलने आया है। वे तो हमारी इस बहादुरी पर पूरी तरह फिदा हो जाएंगे। और तू भी तो मेरा छोटा भाई है, यानी उनका छोटा जमाई ही हुआ। चल चुपचाप मेरे पीछे पीछे नदी किनारे चल। मुफ्त की दावत और पकौड़ों के लालच में दोनों भाइयों ने नदी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आधे घंटे चलने के बाद जब वे किनारे पहुंचे तो नदी का उफान और विकराल रूप देखकर राजू की हिम्मत जवाब दे गई। नदी के उस पार ससुर जी की हवेली दिख रही थी, लेकिन किनारे पर सिर्फ एक पुरानी और जर्जर नाव बंधी थी। भैया जरा इस नदी को तो अपनी आंखों से देखिए, यहाँ साक्षात काल बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर हम इस टूटी नाव में बैठे तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं खाना कोई पकौड़ा और ना ही ससुराल जाना है। मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। अरे डरपोक राजू, जरा ध्यान से देख। सामने टीले पर ससुर जी की हवेली से रसोई का धुआं निकल रहा है, यानी शाम के नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इतनी दूर आकर तू मैदान छोड़कर भागना चाहता है?
कायर मत बन, दुनिया में बड़े काम जोखिम उठाकर ही होते हैं। भैया, जोखिम उठाने में और जानबूझकर मौत के कुएं में कूदने में बहुत फर्क होता है। ये नाव देखिए, इसमें जगह जगह दरारें पड़ी हैं और लकड़ी सड़ चुकी है। अगर बीच नदी में पानी अंदर आने लगा तो हम क्या करेंगे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, जब तेरा समझदार बड़ा भाई साथ है तो डरने की क्या जरूरत है? तैरना किसे आता है? मुझे भी तो नहीं आता। बस 10 मिनट की बात है। उस पार पहुंचते ही पैरों को सेकने के लिए अलाव और हाथों में गर्म चाय होगी। क्या तू थोड़े से पानी की डर से पकौड़ों का त्याग कर देगा? भैया, आप बार बार पकौड़ों का नाम लेकर मेरे दिमाग पर कोई जादू कर देते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अगर नाव डूबने लगी तो मैं सबसे पहले आपकी ही गर्दन पकड़ूंगा। तू मेरी गर्दन पकड़ लेना या नाव की पतवार, बस तू चुपचाप इस नाव में बैठ जा। देख राजू, डर के आगे ही जीत है और डर के आगे ही हमारे पकौड़े हैं। पकड़िए रस्सा और नाव को जल्दी से खोल। आज तो हम ससुराल में ही डेरा जमाएंगे। भगवान जी, आज बचा लेना। अगर जिंदा किनारे पहुंच गया तो जिंदगी में कभी पकौड़ों का नाम नहीं लूंगा। भैया, चप्पू जरा ध्यान से चलाना, पानी अंदर आ रहा है। तू बस हिम्मत रख राजू और चप्पू पर ध्यान दे। देख, सामने किनारा अब पास आ रहा है। बस थोड़े जोर और लगा, पकौड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे तैसे मौत को मात देकर दोनों भाई नदी पार करने में कामयाब रहे। कीचड़ में सने और ठंड से कांपते हुए वे हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचे और सोमू ने जोर जोर से कुंडी खटखटाई। उनके चतुर और कड़क ससुर रामलाल जी जब दरवाजा खोलते हैं तो अपनी जमाइयों का ऐसा खस्ता हाल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे, सोमू जमाई राजा और राजू भी, तुम दोनों इस भयंकर तूफान में यहाँ इस तरह भीगे हुए भूत बनकर कैसे चले आए? सब खैरियत तो है ना? ससुर जी, आज बारिश शुरू हुई तो मुझे आपकी बहुत याद आने लगी। मन में ऐसा तीव्र प्रेम उमड़ा कि मैंने राजू से कहा, आसमान टूटे या नदी उफने, आज तो ससुर जी के दर्शन करने ही होंगे। बस उसी प्रेम के खिंचाव में चले आए। भैया, प्रेम का खिंचाव नहीं, पेट में भूख का खिंचाव कहिए। मेरी तो अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। चुप रह नालायक, ससुर जी के सामने कुछ तो मर्यादा रख। अच्छा, तो इतना अगाध प्रेम उमड़ा है। मैं भी पुराना पापी हूँ जमाई राजा। मुझे सब समझ आ रहा है कि ये असली खेल तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने का है। लेकिन ठहरो, अगर आए हो तो ऐसी खातिरदारी करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। आइए आइए जमाई राजा, अंदर पधारिए। बाहर खड़े होकर क्यों भीग रहे हैं? अरे भाग्यवान, जरा तौलिया लाओ और रसोई में गर्मा गर्म नाश्ते की तैयारी करो। हवेली के अंदर पहुंचते ही रसोई घर से आती देसी घी के पकौड़ों की सोंधी खुशबू ने दोनों भाइयों की भूख को 4 गुना बढ़ा दिया। सोमू और राजू मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन चतुर ससुर रामलाल जी उन दोनों कामचोरों को सबक सिखाने के लिए हवेली के पीछे बने बाड़े में ले आए। अरे वाह ससुर जी, रसोई से जो सुगंध आ रही है उसने तो हमारी सारी थकान ही मिटा दी। आज तो सासू माँ के हाथों के गरम गरम पकौड़े खाकर ही चैन मिलेगा। अरे जमाई राजा, रसोई में 56 भोग तैयार हैं। गरम पूरियां, कटहल की सब्जी और मखाने की खीर। लेकिन हमारे घर की एक बहुत पुरानी और अटूट परंपरा है। जो दामाद तूफान में आता है उसे भोजन से पहले घर की विपत्ति दूर करनी पड़ती है। विपत्ति? कैसी विपत्ति ससुर जी? क्या हमें कोई भारी काम करना है? इस भयंकर तूफान में मेरे बाड़े का छप्पर उड़ गया है और मेरी 3 भैंसें तथा 4 बकरियां डरकर घने जंगल की तरफ भाग गई हैं।
परंपरा कहती है कि जब तक तुम मवेशियों को बांधकर छप्पर ठीक नहीं कर देते, रसोई का दरवाजा बंद ही रहेगा। क्या ससुर जी, इस तूफानी और काली रात में हम भागती भैंसों को उस कीचड़ भरे जंगल में कैसे ढूंढेंगे? ये तो सरासर अन्याय है। हाँ ससुर जी, हम तो नदी पार करके बहुत थक गए हैं, जरा तरस खाइए। अरे जमाई राजा, जो वीर पुरुष उफनती नदी पार कर सकते हैं, उनके लिए मवेशी पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। मेहनत के बाद ही तो गर्म पूरियों का असली मजा आता है। जाओ, मवेशी पकड़ लाओ और दावत उड़ाओ। मैं तो चला सोने। ससुर जी, कम से कम एक टॉर्च या लाठी तो दे दीजिए। इस अंधेरे में हम जानवरों को कैसे पहचानेंगे? अरे जमाई राजा, शेर को शिकार के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती। बाड़े में लाठी रखिए, उठाइए और शुरू हो जाइए। रात के अंधेरे में दोनों भाइयों का वो हश्र हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ वे गरम पकौड़ों और खीर के सपने देख रहे थे और कहाँ अब उन्हें कीचड़ भरे जंगल में भागती भैंसों और उछलती बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ रहा था। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दोनों भाई हर 10 कदम पर मुंह के बल कीचड़ में गिर रहे थे। भैया, ये पकौड़े का लालच हमें कहाँ ले आया? अभी अभी काली भैंस ने मुझे ऐसी लात मारी कि सारे पुर्जे हिल गए और मेरी चप्पल भी इस गहरे कीचड़ में खो गई है। हिम्मत मत हार राजू, वो देख सफेद बकरी उधर झाड़ियों में भाग रही है। जल्दी से उसकी रस्सी पकड़। अगर ये जानवर वापस नहीं आए तो ससुर जी हमें पूरियों की जगह सिर्फ लाठियां खिलाएंगे। आ जा रही बकरी, माता रानी के लिए रुक जा। भैया, आज के बाद अगर आपने कभी ससुराल जाने का नाम लिया तो मैं सीधे नदी में कूद जाऊंगा। मेरी कमर टूट चुकी है। अरे पकड़ राजू, पूंछ मत छोड़ना, बस थोड़ा सा और जोर लगा। सुबह होते ही पूरियां मिलेंगी। भैया, पूरियों के चक्कर में मेरी जान निकल रही है। अब मुझसे एक कदम भी नहीं भागा जाता। ये भैंस तो मुझे घसीटती हुई ले जा रही है। अरे छोड़ना मत राजू, अगर भैंस भाग गई तो ससुर जी हमें घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगे। जोर लगा राजू, जोर लगा। भगवान मुझे इस पकौड़े के जाल से बचा ले। मैं जिंदा घर पहुंच गया तो कभी आलस नहीं करूंगा। तूफानी रात के आखिरी पहर में जैसे तैसे दोनों भाइयों ने भागते हुए मवेशियों को बाड़े के खूंटे से वापस बांध दिया। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाड़े की छत पूरी तरह उड़ चुकी थी। ससुर जी की शर्त के मुताबिक उन्हें अब इस भयंकर बारिश में बाड़े के टूटे हुए छप्पर की मरम्मत भी करनी थी। भैया, जानवरों को तो जैसे तैसे बांध दिया, लेकिन मेरी कमर का कचूमर निकल चुका है। अब इस उजड़े हुए बाड़े की छत हम इस काली रात में कैसे ठीक करेंगे? धीरज रख राजू, देख कोने में ये भारी तिरपाल पड़ा हुआ है। बस इसे खींचकर लकड़ी के शहतीरों पर बांधना है, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। भैया, ऊपर चढ़कर तिरपाल बांधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जमीन पर कीचड़ है, अगर बांस फिसल गया तो मेरी बची कुची हड्डियां भी टूट जाएंगी। अरे राजू, जब तक तू नीचे से बांस पकड़ेगा, मैं ऊपर चढ़कर तिरपाल बांध दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर ले, सुबह का नाश्ता हमारा इंतजार कर रहा है। भैया, जरा संभल कर चढ़ना। अगर आप मेरे ऊपर गिरे तो पकौड़े खाने लायक कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए जल्दी हाथ चलाइए। हाँ हाँ, तू बस बांस मजबूती से पकड़े रख। देख, तिरपाल खिंच गया है। बस ये आखिरी गांठ बांध दूं, फिर हमारी मजदूरी खत्म। जैसे ही सोमू ने तिरपाल की आखिरी गांठ बांधने के लिए जोर लगाया, गीले बांस ने अपना संतुलन खो दिया। एक कड़कड़ाहट के साथ पूरी लकड़ी टूट गई और सोमू सीधे नीचे खड़े राजू के ऊपर आ गिरा। दोनों भाई कीचड़ और गोबर की घोल में जा गिरे, जिससे बाड़े में बंधी भैंस भी डरकर जोर जोर से रंभाने लगी। अरे दादा रे, मेरी पीठ टूट गई। भैया, आप तिरपाल बांध रहे थे या मेरे ऊपर छलांग लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे? अरे राजू, चिल्ला मत, वो तो गीली लकड़ी फिसल गई, वरना मैंने तो तिरपाल पूरा बांध ही दिया था।
देख, अब बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा है। पानी अंदर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दम बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर पर गोबर और कीचड़ लिपट चुका है। क्या इसी खातिरदारी का सपना दिखाया था आपने? अरे गुस्सा क्यों होता है राजू? देख, पूरब में उजाला होने लगा है। हमारा काम पूरा हो गया और बाड़ा भी सुरक्षित है। अब चल, ससुर जी को उठाकर अपनी मेहनत का फल मांगते हैं। हाँ भैया, अब तो ससुर जी को जगाना ही पड़ेगा। अगर आज उन्होंने हमें पेट भरकर खाना नहीं खिलाया तो मैं इसी बाड़े में धरना दे दूंगा। रात का भयानक तूफान थम चुका था और सुबह की सुनहरी किरणें हवेली की दालान पर पड़ रही थीं। ससुर रामलाल जी आराम से सोकर उठे और मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें लगा था कि दोनों जमाई डरकर भाग गए होंगे, लेकिन सामने दोनों को खड़े देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? जमाई राजा, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा तुम रात में ही नदी पार करके भाग गए होगे। भागने वाले कोई और होंगे ससुर जी। आपके होनहार जमाई मुकरते नहीं हैं। हमने पूरे बाड़े का छप्पर ठीक कर दिया है और आपकी सारी भैंसें बकरियां सुरक्षित बांध दी हैं। हाँ ससुर जी, रात भर जागकर हमने वो जंग जीती है कि शरीर का एक एक जोड़ दुख रहा है। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए और हमें खाना खिलाइए। अरे वाह, इन कामचोरों ने सच में रात भर जागकर काम कर दिखाया। लगता है पकोड़ों का लालच बहुत बड़ा था। पर ठहरो, रामलाल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। शाबाश जमाई राजा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे वीर हो। लेकिन रसोई का ताला खोलने से पहले एक छोटा सा नियम और है। क्या? एक और नियम? ससुर जी, अब क्या हमें कोई कुआं खोदना पड़ेगा या पूरे गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा? रसोई घर से आ रही देशी घी के हलवे और पूरियों की सूंधी सुगंध ने दोनों भाइयों की बची कुची सहन शक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया था। पेट में भूख की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन चतुर ससुर रामलाल जी अपने हाथ में रसोई की चाबी नचाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके दिमाग में एक आखिरी दांव बाकी था। ससुर जी, अब तो सब्र का बांध टूट रहा है। रसोई से जो खुशबू आ रही है उसने हमारी भूख 10 गुना बढ़ा दी है। अब कौन सी शर्त बाकी रह गई है? अरे जमाई राजा, गुस्सा मत होइए। शर्त कोई भारी नहीं है। आप दोनों इतने कीचड़ और गोबर में सने हैं, इस हाल में रसोई का पवित्र खाना कैसे खाएंगे? तो इसमें क्या बड़ी बात है ससुर जी? हम अभी कुएं पर जाकर ठंडे पानी से नहा लेते हैं और साफ कपड़े पहनकर तुरंत आ जाते हैं। बस यही तो बात है राजू बेटा। कुएं का पानी तो गंदा हो चुका है। नियम ये है कि तुम्हें वापस नदी पर जाकर डुबकी लगानी होगी और वहां से पूजा के लिए 2 मटके पानी भरकर लाना होगा। फिर से नदी जाना पड़ेगा? ससुर जी, हम अभी अभी उसी उफनती नदी को पार करके आए हैं। हमारी टांगों में अब चलने की ताकत नहीं बची है। अरे जमाई राजा, पवित्र नदी में स्नान किए बिना नाश्ता करना हमारी कुल परंपरा के खिलाफ है। जो नदी पार कर सकता है वो 2 मटके पानी तो ला ही सकता है। भैया, मुझे समझ आ गया है। ये ससुर जी हमें खाना नहीं खिलाना चाहते, बस एक के बाद एक मुफ्त की मजदूरी करवा रहे हैं। थके हारे और निराश होकर दोनों भाई खाली मटके उठाकर वापस नदी के किनारे आ पहुंचे। सुबह की शांत धूप में नदी का बहता पानी देखकर राजू किनारे पर ही बैठ गया। रात भर की कड़ी मेहनत और भूख ने उन दोनों आलसियों की आंखें पीली तरह खोल दी थीं और उन्हें अपनी गलती का एहसास करा दिया था। भैया, आज मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। मुफ्त के पकौड़ों और खीर के चक्कर में हमने अपनी क्या हालत बना ली। हाँ राजू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हमने इतनी मेहनत अपने बंजर खेत में की होती तो आज हमारे पास अपना भरपेट खाना होता और हमें दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ससुराल आदर सम्मान के लिए होता है भैया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने और कामचोरी छिपाने के लिए नहीं। ससुर जी गलत नहीं थे, वे तो बस हमें हमारी औकात दिखा रहे थे।
मुझे माफ कर दे राजू। बड़े भाई होने के नाते मुझे तुझे मेहनत करने की सीख देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुझे मुफ्तखोरी के लालच में फंसा दिया। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। चलो भैया, अब मटका भरते हैं और ससुर जी का पानी पहुंचाकर अपने घर वापस चलते हैं। अब हम अपने दम पर कमाएंगे और मेहनत की रोटी खाएंगे। हाँ राजू, अब ना कोई मुफ्त का लालच और ना ही कोई काम चोरी। आज से हम अपने खेतों में पसीना बहाएंगे और ईमानदारी से जिंदगी जिएंगे। दोनों भाइयों ने चुपचाप पानी के मटके हवेली के आंगन में रखे और बिना कुछ कहे सर झुकाकर वापस जाने लगे। ससुर रामलाल जी पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने अपनी जमाइयों के चेहरे पर सच्चा पछतावा और बदलाव देखा तो उनका दिल पिघल गया और वे गरम नाश्ते की थालियां लेकर बाहर आ गए। अरे रुकिए जमाई राजा, बिना नाश्ता किए खाली पेट कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या अपने बूढ़े ससुर से बिना मिले ही लौट जाएंगे? नहीं ससुर जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम यहाँ मुफ्त का माल उड़ाने आए थे, लेकिन आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जा रहे हैं। अरे जमाई राजा, परीक्षा पूरी हो चुकी है। ये लीजिए आपकी मेहनत की कमाई। गरम गरम पूड़ियाँ, हलवा और देसी घी के पकौड़े। आपने रात भर जो मेहनत की, ये उसी का फल है। ससुर जी, आज आपने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि जिंदगी भर का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि बिना मेहनत के मिला अन्न बेकार होता है। बिल्कुल सही समझे राजू बेटा। ससुराल में आपका हमेशा स्वागत है, लेकिन मेहनत से भागकर नहीं। अब आराम से बैठकर पेट भरकर नाश्ता करो और कल से अपने खेतों में मेहनत शुरू करो। जरूर ससुर जी, अब से हम पसीना भी बहाएंगे और मेहनत के पकौड़े भी खाएंगे। राजू, दबा कर खा। आज की पूरियां सच में बहुत मीठी लग रही हैं। दोनों भाइयों ने पेट भरकर नाश्ता किया और मुस्कुराते हुए अपने गांव की ओर लौट चले। नदी किनारे के उस ससुराल ने उन दो आलसी भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए एक मेहनती और स्वाभिमानी इंसान बना दिया था। ससुराल में पेट भरकर नाश्ता करने और जीवन की सबसे बड़ी सीख पाने के बाद दोनों भाई अपने गांव रामपुर की तरफ लौट रहे थे। मूसलाधार बारिश अब थम चुकी थी और खिली हुई धूप में गांव का कच्चा रास्ता चमक रहा था। कल तक जो भाई केवल दूसरों के सामने हाथ फैलाने की सोचते थे, आज उनके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास और स्वाभिमान नजर आ रहा था। भैया, आज पेट भरकर नाश्ता करने के बाद जो सुख मिला है, वैसा मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। ससुर जी के पकौड़े और पूड़ियां सच में बेमिसाल थी। अरे राजू, आज वो खाना इसलिए स्वादिष्ट लगा क्योंकि हमने रात भर जागकर उसके लिए मेहनत की थी। जब इंसान पसीना बहाकर खाना खाता है तो सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है कि हम कितने बड़े कामचोर थे। गांव वाले हमें मुफ्तखोर समझते थे और हम गांव में मुंह छिपाकर घूमते थे। अब वो पुरानी बातें भूल जा राजू। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। जैसे ही हम गांव पहुंचेंगे, सबसे पहले अपने बंजर पड़े पुश्तैनी खेत पर जाएंगे और काम की शुरुआत करेंगे। गांव पहुंचते ही दोनों भाइयों ने बिना एक पल भी गवाए अपने पिता के जमाने के पुराने फावड़े निकाले और खेत की ओर बढ़ गए। उनका खेत सालों से लावारिस पड़ा रहने के कारण जंगली घास और कांटों से भर चुका था। जब गांव के लोगों ने उन दोनों आलसियों को खेत में फावड़ा चलाते देखा तो वे हैरान रह गए और उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ सोमू, राजू, आज सूरज किस तरफ से निकला है भाई? तुम दोनों के हाथों में ये फावड़ा कैसा? कहीं भूख के मारे दिमाग तो नहीं घूम गया? अरे सेठ जी, दिमाग घूमा नहीं है, बल्कि सही ठिकाने पर आ गया है। अब हम दूसरों से उधार मांगने के बजाय अपनी जमीन से अन्न उगाकर खाएंगे। वाह भाई वाह,
कल तक जो नाली में पड़े रहते थे वे आज किसान बनने चले हैं। देखना 2 घंटे में पीठ का दर्द उभरेगा और फावड़ा फेंक कर भाग जाएंगे। आप लोग हंस लीजिए काका, आज आपकी हंसी हमें चुभ नहीं रही, बल्कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत दे रही है। कुछ दिनों में हमारा खेत ही आपको जवाब देगा। गांव वालों के तानों का सोमू और राजू पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और पूरी ताकत से खेत की सफाई में जुट गए। दोपहर की कड़क धूप में दोनों के शरीर से पसीना बह रहा था और हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। ढलती शाम तक उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को साफ कर दिया था। भैया, हाथों में छालों के कारण बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस दर्द में भी एक बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। इसे ही तो मेहनत का सुकून कहते हैं राजू। जो इंसान अपने हाथों से पसीना बहाता है, उसे रात में चैन की नींद आती है। देख, हमारा आधा खेत बिल्कुल साफ हो गया है। हाँ भैया, अब कल सुबह हम इसमें हल चलाएंगे और बीजों की बुआई करेंगे। ससुर जी को जब हमारी इस फसल का पता चलेगा तो वे हम पर गर्व करेंगे। बिल्कुल राजू, जब फसल लहलहाएगी तो हम सबसे पहले अपने ससुर जी और सासू माँ को ही इस खेत का पहला अनाज भेंट करने जाएंगे। महीनों बीत गए। सोमू और राजू की दिन रात की अटूट मेहनत रंग लाई। जिस खेत में कभी कांटेदार झाड़ियां उगई रहती थी, आज वहां सोने जैसी लहराती हुई हरी भरी फसल खड़ी थी। पूरे गांव के लोग उनकी इस लगन को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। तभी एक दिन उनके ससुर रामलाल जी अपनी बेटी को लेकर खेत पर पहुंचे। अरे जमाई राजा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच में वही बंजर जमीन है जिसे तुम दोनों ने स्वर्ग बना दिया है? सुनिए जी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। पिताजी ने जब मुझे बताया था कि आपने आलस छोड़ दिया है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। ससुर जी, ये सब आपकी ही बदौलत हुआ है। अगर उस तूफानी रात में आपने हमें मेहनत का पाठ ना पढ़ाया होता तो हम आज भी नाली के कीड़े ही बने रहते। हाँ ससुर जी, आपने जो मवेशी पकड़वाने का काम दिया था, उसी ने हमारी काम चोरी का भूत भगाया था। अब तो हमें मेहनत करने में ही असली मजा आता है। गांव में सोमू और राजू की मेहनत की फसल कट चुकी थी और घर में अनाज के बड़े बड़े बोरे रखे हुए थे। आज सोमू के घर में एक बड़ा उत्सव था। ससुर रामलाल जी और पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रसोई से देसी घी के पकौड़ों की वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अरे वाह जमाई राजा, आज के पकौड़ों का स्वाद तो उस तूफानी रात वाले पकौड़ों से भी 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। ससुर जी, स्वाद तो वही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उस रात हम मुफ्तखोरी के चक्कर में थे और आज ये पकौड़े हमारी अपनी गाढ़ी कमाई और पसीने के हैं। पिताजी, आप दोनों भाइयों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अब तो गांव का हर इंसान इनकी मेहनत की मिसाल देता है। ये सब आपकी और ससुर जी की कृपा है। हमने ठान लिया है कि हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवारेंगे। सूरज की ढलती किरणों में सोमू और राजू अपने खेत के बीच खड़े थे। उनका चेहरा आत्मसम्मान और खुशी से चमक रहा था। उफनती नदी और तूफानी रात का वो सफर सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि 2 आलसी भाइयों के स्वाभिमानी और मेहनती बनने का एक अटूट सफर बन चुका था। भैया, आज मुझे समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख अपने दम पर रोटी कमाने में है। अब मुझे कभी किसी के आगे झुकने का डर नहीं है। बिल्कुल राजू, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और मेहनत उसका सबसे बड़ा सच्चा मित्र। जो मेहनत करना सीख जाता है, किस्मत भी उसका साथ देने लगती है।
और हाँ दोस्तों, अगर आपके घर भी कोई मुफ्त के पकोड़े खाने आए तो उसे सबसे पहले बाड़े के भागते मवेशी पकड़ने भेज देना। बिल्कुल सही कहा राजू। मेहनत करो, स्वाभिमान से जियो और जीवन का असली आनंद लो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।